हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजर्स लाइफ साइंस। होप आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो है यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। आज अपन रेप्लिकेशन देखेंगे, वो भी यूकैरियोट्स में। अगर आपको रेप्लिकेशन क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, लेगिंग स्ट्रैंड क्या होती है, पॉल 1, 2, 3 क्या काम करते हैं, प्राइमर्स का क्या रोल है, प्राइमर्स को रिमूव कौन करता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं, ये जो सारी रेप्लिकेशन की जो डिटेल्स होती है ना, मैं सब के सब प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में बता चुकी हूँ। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो पहले आप प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की जो मेरी वीडियोज़ हैं आप उनको देखें। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। और आपको ये सब पता है या आपने वो वीडियोज़ देखी हैं तो वेल एंड गुड। अपन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो देखो, अगर अपन प्रोकैरियोट्स के रेप्लिकेशन में जब सारी डिटेल्स पढ़ लेते हैं ना, तो यूकैरियोट्स का रेप्लिकेशन पढ़ना अपने लिए हलवा हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो यूकैरियोट के रेप्लिकेशन और प्रोकैरियोट के रेप्लिकेशन में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती है, कुछ डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आते हैं? एंजाइम्स में और कुछ कुछ प्रोसीजर में आते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर अपन देखेंगे सही। आज अपन पहले एंजाइम देख लेते हैं। एंजाइम वहाँ पे क्या था और यहाँ पे कौन सा है। तो इन एंजाइम्स के जो है फंक्शन सिमिलर होंगे, चाहे वो प्रोकैरियोट्स का हो या यूकैरियोट्स का हो। इनके फंक्शन सिमिलर है लेकिन इनके नाम डिफरेंट डिफरेंट है, तो अपन को पता होना चाहिए। तो अपन पहले देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो एंजाइम यूज़ होते हैं रेप्लिकेशन में, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट के डीएनए से। अपन को पता था कि डीएनए क्या काम करता है, जो ओरिजिन साइट होती है। ठीक है, रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, जो ओरिजिन साइट होती है, उस साइट को रिकॉग्नाइज करने वाला एंजाइम कौन होता है? डीएनए। किसमें? प्रोकैरियोट में। और वहीं यूकैरियोट में कौन क्या हो गया? वो ओआरसी प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद होता है डीएनए बी। डीएनए बी को नॉर्मली एक कॉमनली अपन बोलते हैं हेलिकेज। ठीक है, तो डीएनए बी प्रोकैरियोट में हेलिकेज को क्या बोलेंगे? डीएनए बी। और यूकैरियोट में क्या बोलेंगे? एमसीएम। और हेलिकेज का या फिर डीएनए बी और एमसीएम का रोल क्या था? डीएनए को अनवाइंड करने का। ठीक है, रोटेट होता है, उसको अनवाइंड करता है। उसके बाद आएगा डीएनए सी। उसके बाद आएगा डीएनए सी। डीएनए सी का क्या रोल था? अगर आपको याद है तो डीएनए सी का रोल था लोड करना। ठीक है, हेलिकेज लोडर का काम, हेलिकेज को लोड करने का काम डीएनए सी का। उसको लोड करना, एक्टिवेट करना, ये काम किसका था? डीएनए सी का। और यहीं पे वो काम किसका था? CDT1 और CDC6। यहाँ पे ये दो होते हैं एंजाइम, ये यहाँ पे ये रोल प्ले करेंगे। उसके बाद होता है SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। SSB का रोल क्या था? SSB का रोल था जब हेलिकेज अनवाइंड करता है दो स्ट्रैंड को, तो दोनों स्ट्रैंड वापस से बाइंड ना हो जाए, उस चीज़ को मेक श्योर करता है। वो वहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, मैं अच्छे से वहाँ पे जाके अच्छे से बाइंड हो जाता है। तो वो SSB का रोल है। और यही रोल वहाँ पे कौन प्ले कर रहा है? RPA। ठीक है, उसके बाद प्राइमेस। तो प्राइमेस का काम क्या था कि पॉलीमरेज को एक छोटा सा स्ट्रेच बना करके देना, ताकि पॉलीमरेज उसको कंटिन्यू करके डीएनए को सिंथेसिस कर सके। ठीक है, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड कराने का काम था प्राइमेस का। तो इसको प्रोकैरियोट में क्या बोला जाता है? प्राइमेस। और यूकैरियोट में भी इसको प्राइमेस ही बोलते हैं। पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 3 का क्या काम है? जो डीएनए की स्ट्रैंड बन रही है उसको कंटिन्यू बनाते रहना। जो प्राइमेज ऐड हुआ है उसके बाद उसको कंटिन्यू आगे लेके और डीएनए का एक नई स्ट्रैंड बना देने का काम पॉलीमरेज 3 का है। और यहीं पे वो काम करते हैं पॉलीमरेज डेल्टा और पॉलीमरेज एप्सिलॉन। दो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होते हैं। अपन आगे देखेंगे कौन किस में यूज़ होता है। पर यहाँ पे अगर पॉल 3 डीएनए की चेन को बना रहा था तो यहाँ पे पॉल डेल्टा और पॉल एप्सिलॉन बनाएगा। ठीक है, अभी बीटा क्लैंप। बीटा क्लैंप का क्या काम है? अगर आपको पता हो कि पॉल 3 को लोड करने का काम कौन कर रहा था? बीटा क्लैंप कर रहा था। ये सब चीज़ें मैं अच्छे से बता चुकी हूँ मेरी वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर एक बार चेकआउट करें। तो बीटा क्लैंप का काम था पॉलीमरेज 3 को डीएनए की स्ट्रैंड पे लोड करने का। ठीक है, और यहीं पे जो पॉल डेल्टा और पॉल एप्सिलॉन बना रहे हैं, तो पॉल डेल्टा और पॉल एप्सिलॉन को जो है डीएनए की स्ट्रैंड पे अटैच कराना या वहाँ पे बाइंड कराने का काम कौन कर रहा है? पीसीएनए। पीसीएनए रिंग बोलते हैं उसको। वहाँ पे ये काम पीसीएनए रिंग कर रही है। ठीक है, उसके बाद आता है पॉल 1। पॉल 1 का रोल मैं आपको बताया था कि बहुत एक यूनिक रोल होता है, जो प्राइमेज रिमूवल जो कि था इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, ये 5 प्राइम। और वहीं यहीं पे यूकैरियोट में ये काम कौन कर रहा है? फैन 1। देन आता है लाइगेज, जिसको यहाँ भी लाइगेज बोलते हैं और यूकैरियोट में भी लाइगेज बोलते हैं। और लाइगेज का रोल आपको पता है कि निक को फिल करने में लाइगेज काम आता है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास स्पेस नहीं था, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक एंजाइम और बच जाता है, वो है गायरेज। गायरेज का काम क्या था? जो डीएनए में सुपर कोइलिंग होती है उसको रिजॉल्व करने का काम था गायरेज का। वही यहाँ पे यूकैरियोट में उसको बोलेंगे टोपोआइसोमरेज। वो भी यही काम करेगा, लेकिन नाम क्या है? टोपोआइसोमरेज। और दो होते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2। ठीक है, तो इधर लिख देती हूँ मैं गायरेज, जो कि था प्रोकैरियोट का। और इसी के वो हो गया टोपोआइसोमरेज। तो टोपो 1, टोपो
2 ये हो गया यूकैरियोट के लिए, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम हो गए जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के हो गए कि क्या, तो ये सारे एंजाइम हो गए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो अपना क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं मैं बता चुकी हूँ। अगर डिटेल फंक्शन जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। एप्लीकेशन में जो पॉलीमराइजेशन एंजाइम होते हैं यूकैरियोट्स में, उसका थोड़ा बहुत रोल देख लेते हैं। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के पॉलीमराइजिंग एंजाइम्स की अब अपन बात करते हैं कि यूकैरियोट में कौन कौन से एंजाइम पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, जो कि रोल प्ले करता है एज अ प्राइमेज, ठीक है। और अब प्राइमेज का रोल क्या है और प्राइमेज जो है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्यों ऐड करता है, ये सारा भी अगर आपको जानना है तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि मेरी पुरानी वीडियो को चेकआउट करो, क्योंकि मैं सब बता चुकी हूँ, उसको इस वीडियो में मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज का रोल करेगा। अब आपको पता है प्राइमेज क्या करता है, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं जैसे कि यहाँ पे हैं डेल्टा और एप्सिलॉन, और प्रोकैरियोट में थे पॉल 3, ये पॉलीमराइजेशन का काम कर रहे थे। तो ये खुद इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि ये रेप्लिकेशन को खुद स्टार्ट कर सके, इनको पहले स्मॉल स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं। अगर तो वो काम यहाँ पे कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। और इसको देखें तो इसमें 4 सब यूनिट होती है, पॉल A1, पॉल A2, प्राइम 1, प्राइम 2। और ये पॉल A1 A2 क्या काम कर रही है, कैटालाइटिक सब यूनिट की तरह काम कर रही है, और प्राइम 1 प्राइम 2 करती है एज अ प्राइमेज सब यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीमरेज अल्फा जो कि एक पॉलीमराइजिंग एंजाइम है। अब अपन देखते हैं पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन को। तो अब अपन देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का क्या काम है कि ये मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, ठीक है। जो प्राइमर को ऐड करता है उसको कंटिन्यू बनाने का काम अब जो को करेगा वो कौन करेगा, पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक है। पॉलीमरेज डेल्टा काम करेगा तो ये मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम हो गया। अभी इसकी कितनी सब यूनिट हो गई, इसकी भी 4 सब यूनिट हो गई, जो कि ये पॉल 1 2 3 4। देन ये लीडिंग और लेगिंग दोनों स्ट्रैंड पे काम करेगा, लीडिंग को भी बनाएगा एट द सेम टाइम लेगिंग को भी बनाएगा, ठीक है। ये इसमें दोनों को बनाने की पावर है। दूसरा ये डीएनए रिपेयर में भी पार्टिसिपेट करेगा। अब डीएनए रिपेयर क्या है तो इस पर भी मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगी डीएनए रिपेयर पर पूरा। और अगर आपको लीडिंग और लेगिंग स्ट्रैंड नहीं पता तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के लिए अपन ने यहाँ कुछ बात देख ली कि लीडिंग और लेगिंग दोनों के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। अच्छा, अपन ने देखा था कि डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों ही मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम होते हैं, लेकिन उन दोनों में भी अगर ज़्यादा एफिशिएंट या ज़्यादा एक्यूरेट बोलें तो वो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा ये सेंट्रल रोल प्ले करेगा पॉलीमराइजेशन में, क्योंकि ये लीडिंग और लेगिंग दोनों पे काम करता है। जबकि अभी अपन जब एप्सिलॉन देखेंगे ना तो वहाँ आप देखना कि एप्सिलॉन जो है वो क्या करेगा, वो लीडिंग स्ट्रैंड पे मेनली काम करेगा, जबकि ये लीडिंग और लेगिंग दोनों पे काम करता है, इसीलिए ये सेंट्रल रोल प्ले करेगा। ये उन दोनों में भी ज़्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट डेल्टा हो गया। अभी अपन एप्सिलॉन को देखते हैं। देखो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, इसमें भी वही 4 सब यूनिट हो गई 1 2 3 4। देन ये मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि ये लीडिंग स्ट्रैंड पे काम कर रहा था, ठीक है। तो ये इसका मेन रोल लीडिंग स्ट्रैंड पे, और दूसरा ये भी रिपेयर में काम करता है। ये कौन से रिपेयर मैकेनिज्म में काम करेगा तो ये करेगा न्यूक्लियोटाइड और बेस एक्सेशन रिपेयर में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर और बेस एक्सेशन रिपेयर, इन दोनों में ये दोनों रिपेयर के मैकेनिज्म होते हैं, और उसमें एप्सिलॉन का रोल देखा जाता है, ठीक है। एप्सिलॉन का रोल देखा जाता है। अब लास्ट बचे डीएनए पॉलीमरेज बीटा और गामा। बीटा रिपेयर में वर्क करेगा और गामा जो है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसके पॉलीमराइजेशन में रोल करेगा। तो यहाँ पे अपन ने यूकैरियोट में जितने भी पॉलीमराइजिंग एंजाइम होते हैं उसका रोल अपन ने थोड़ा बहुत देख लिया है। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं अलग से इसका बिल्कुल डिटेल बताऊँगी। अभी अपन चलते हैं रेप्लिकेशन इनिशिएशन पर। अगर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात करें तो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो इनिशिएट होता है वो रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए उसको स्टार्ट होने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, एक साइट की ज़रूरत होती है। वो सीक्वेंस यहाँ पे होती है ARS सीक्वेंस, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होती है वो होती है 100 to 200 बेस पेयर लॉन्ग होती है। इस सीक्वेंस में भी 11 to 13 न्यूक्लियोटाइड के जो इस सीक्वेंस में भी 11 to 13 इतने बेस पेयर लॉन्ग छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस होती है, जैसे A1 B1 B2 B3, ठीक है। तो अपनी मेन एक हो गई ARS सीक्वेंस, इसके अंदर भी 11 to 13 बेस पेयर लॉन्ग हो गई स्मॉल सी अपनी स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस जो कि हो गई A1 B1 B2 B3। इतना समझ में आया। अब अभी क्या होगा, अभी सीक्वेंस तो है लेकिन इस सीक्वेंस को
पहचानने वाले या इसको रिकॉग्नाइज करने वाले भी तो एंजाइम या प्रोटीन होने चाहिए। तो वो कौन है? ORC। ये क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में इस सीक्वेंस को पहचानेंगे। अभी सीक्वेंस है 100 to 200 बेस पेयर, इसमें भी वो स्पेसिफिकली कहाँ बाइंड करेंगे? A1 और B1, ठीक है। इस साइड पे आके ORC समवेयर इस साइड के बीच में कहीं ORC बाइंड करेगा, ठीक है। तो अपनी सीक्वेंस हो गई, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है उस स्टार्ट साइड को पहचानने वाला एंजाइम हो गया ORC। इतनी पिक्चर क्लियर। अभी क्या होगा, ये ORC अपने कोफैक्टर को बुलाएगा, इसके साथियों को बुलाएगा, जो कि हो गए अपने CDC6 और CDT1। ये दो इसके कोफैक्टर हो गए। तो ठीक है, तो जो ओरिजिन साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम था वो तो हो गया, ठीक है। ORC भी आ गया, उसने अपने साथियों को भी बुला लिया। अभी क्या होगा, अभी ये दोनों का जो रिक्रूटमेंट होता है ना, वो MCM 2 to 7 मतलब 2 से लेकर 7 तक का एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। या तो 2 हो सकते हैं या 7 होते हैं, ऐसे MCM का एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, अब इसकी बाइंडिंग के बाद मतलब CDC6 और CDT1 की बाइंडिंग के बाद MCM 2-7 कॉम्प्लेक्स का लोडिंग होती है, या ये आकर के बाइंड होता है। देखो यहाँ पर मैंने बताया कि इस तरीके से इसकी सब्यूनिट हो सकती है, 2 to 7 तक की कुछ हो सकती है, और ऐसे MCM आकर के बाइंड कर गया। इतनी पिक्चर क्लियर। अपना हेलिकेज आ गया, ठीक है। ओरिजिन ने पहले पहचान लिया, अपने साथियों को बुला लिया, हेलिकेज को भी बुला लिया। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। अब इस हेलिकेज को अपन को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे होगा? और एक चीज़ और, MCM 2-7 कहाँ बाइंड करा? B2 पे बाइंड करा, ठीक है। ORC ने A1 B1 पे बाइंड करा, और जो अपना हेलिकेज मतलब MCM 2-7 है उसने बाइंड करा B2 पे, ठीक है जी। तो B2 पे हो गया। अब MCM 2-7 को एक्टिवेट करना है, तो वो काम कौन करेगा? CDK और DDK काइनेज। CDK और DDK एक काइनेज है। काइनेज का रोल आपको पता है, फॉस्फेट को ऐड करना। और ये फॉस्फेट कहाँ करेंगे? ये फॉस्फेट ऐड करेंगे टायरोसिन या थ्रियोनिन, ये इस साइड पर फॉस्फेट को ऐड करेंगे, ठीक है। ये जो MCM 2-7 कॉम्प्लेक्स है, जो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन में कहीं पे टायरोसिन और थ्रियोनिन इस तरीके की साइट होगी, उस साइट पे ये ले जाके फॉस्फेट को लगा देंगे, ठीक है। अभी फॉस्फेट अटैच हो गया, तो इससे क्या हो गया, अपना जो MCM 2-7 कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेट तो हो गया। लेकिन अभी जो MCM 2-7 कॉम्प्लेक्स है ना, ये आगे लोड होगा, लोड होकर अनवाइंड करेगा। उसके लिए इसको क्या चाहिए? ATP चाहिए, जो कि प्रोवाइड कराएगा ATPase एंजाइम। और यहाँ पे ATPase एंजाइम की तरह रोल कौन कर रहे हैं प्ले? CDC6। इसका रोल है, ये ATPase की तरह काम करेगा, ठीक है। तो देखो, ये हो गई अपनी पूरी इस तरीके से पिक्चर क्लियर की, कैसे कौन एंजाइम आ गया, कैसे हेलिकेज आया, कैसे हेलिकेज एक्टिव हुआ, और कैसे वो लोड होना या फिर अनवाइंड करना उसने स्टार्ट करा। इतना सब देखा। इसकी एक बिल्कुल क्विक समरी देखते हैं अपन फटाफट से, जो कि ARS सीक्वेंस से अपनी कहानी स्टार्ट होगी। कि कोई DNA है काफ़ी लंबा, उसमें कई सारी, क्योंकि यूकेरियोट्स में कई सारी ओरिजिन साइट होती है, ठीक है। तो इसीलिए ओरिजिन साइट को यहाँ पर ARS सीक्वेंस बोल रहे हैं। तो ऐसे कई सारी ARS सीक्वेंस होगी DNA में, ठीक है। उस सीक्वेंस में भी स्मॉल स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस होगी A1 B1 B2 B3, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में इस सीक्वेंस को पहचानने का काम किसका है? ORC आके बाइंड करेगा। वो भी स्पेसिफिक किससे करेगा? A1 और B1। इसीलिए इसका नाम अपन ने दे दिया रिकॉग्निशन। मतलब ये साइट क्या हो गई? रिकॉग्निशन साइट हो गई, कि यहाँ पे बाइंड करा है, क्योंकि इससे रिकॉग्निशन प्रोटीन बाइंड हो रहा है। उसके बाद ये अपने कोफैक्टर को बुलाएगा, उसके बाद अपना हेलिकेज लोड हो जाएगा। हेलिकेज को फॉस्फेट ऐड करके एक्टिव कौन करेगा? CDK और DDK एक्टिव कर देंगे, क्योंकि वो काइनेज है। ये फॉस्फेट ऐड कहाँ करेंगे? टायरोसिन और थ्रियोनिन साइड पे ऐड करेंगे, ठीक है। फॉस्फेट ऐड कर दिया, उसके बाद MCM क्या हो गया? वो एक्टिव हो गया। जैसे ही वो एक्टिव होता है तो थोड़ी सी मेल्टिंग होती है, और मेल्टिंग कहाँ पे होती है? B2 साइड पे, क्योंकि MCM 2-7 B2 साइड पर ही बाइंड होता है, इसीलिए इस साइड को अपन ने मेल्टिंग साइड बोल दिया। उसके बाद क्या हो गया? अभी अपना MCM 2-7 को फॉस्फेट ऐड हुआ, मेल्टिंग हो गई, वो एक्टिव हो गया। अब उसको लोड होना है। लोड होने के लिए अपन को ATP की रिक्वायर्ड है, जो कि ATPase एंजाइम की तरह रोल प्ले करके CDC6 प्रोवाइड कराएगा और अनवाइंड होता जाएगा, और DNA इस तरीके से DNA का रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाएगा। तो ये था अपना पूरा रेप्लिकेशन इनिशिएशन। तो रेप्लिकेशन इनिशिएशन में क्या एंजाइम चाहिए होते हैं, क्या सीक्वेंस होती है, ये सब अपन ने पूरा देखा बेसिक से थोड़ा यहाँ तक। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। और हाँ, अगर कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो आपको, मेरे जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, कुछ समझ में नहीं आया हो, या इसके अलावा भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उसको सॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।